प्यारे छात्रों, आज हम सपोर्ट मटेरियल के पहले चैप्टर भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना से 2 नंबर और 4 नंबर के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जनसांख्यिकी किसे कहते हैं? जनसांख्यिकी यानी जनसंख्या, लोगों की संख्या। जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन जनसांख्यिकी कहलाता है। सुव्यवस्थित का अर्थ होता है किसी भी चीज़ के हर पहलू का अध्ययन करना, हर एस्पेक्ट का अध्ययन करना। जैसे जनसंख्या का है तो उसमें जनसंख्या, कितनी जनसंख्या है, उसमें स्त्रियों की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या कितनी है, लिंगानुपात क्या है, जन्म मृत्यु दर क्या है, ये सब उसमें आ जाता है सुव्यवस्थित अध्ययन में। अब दूसरा प्रश्न है, आकारिक जनसांख्यिकी एवं सामाजिक जनसांख्यिकी में अंतर बताइए। तो आकारिक जैसे आकार का, उसके शाब्दिक अर्थ से ही मतलब आकार यानी जनसंख्या कितनी है, उसमें कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, जनसंख्या घनत्व क्या है, ये सब आ जाता है। सामाजिक जनसांख्यिकी में यानी जनसंख्या जिस क्षेत्र में है उसकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति क्या है, तो इसका अध्ययन सामाजिक जनसांख्यिकी में किया जाता है। अब तीसरा प्रश्न है, शिशु मृत्यु दर क्या है? तो शिशु मृत्यु दर का अर्थ है एक किसी वर्ष में, किसी समय में जीवित पैदा हुए 1000 बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले जितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है वही शिशु मृत्यु दर कहलाता है। मान लीजिए इस वर्ष 1000 बच्चे जो पैदा हुए, उनमें से 1 वर्ष के अंदर जितने जीवित पैदा हुए उसमें से 1 वर्ष के अंदर जितने बच्चों की मृत्यु हो गई वही शिशु मृत्यु दर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 4, पराश्रित अनुपात का बढ़ना उन देशों को क्यों चिंतित कर रहा है जिसमें वृद्धों की संख्या बढ़ रही है? पराश्रित अनुपात यानी आश्रित, जो व्यक्ति आश्रित हैं, और कार्यशील जनसंख्या। कार्यशील जनसंख्या यानी जैसे 0 से 15 वर्ष तक के लोग, बच्चे जो है वो आश्रित होते हैं, और 60 से ऊपर वाले वृद्ध आश्रित होते हैं। बीच की जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या होती है। तो जब वृद्धों की संख्या बढ़ेगी तो पराश्रित अनुपात बढ़ेगा, यानी पराश्रित, आश्रित होने वाले व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा होगी। तो जब ज़्यादा होगी तो काम करने वाले जो व्यक्ति हैं उन पर दबाव ज़्यादा बढ़ जाएगा। वह उनकी सेवा शुश्रूषा, उनके पेट भरने में ही उनका सारा समय खर्च होता है। तो देश का आर्थिक उत्पादन और अन्य कामों में बाधा पड़ती है। तो इसीलिए अगर पराश्रित अनुपात यानी वृद्धों की संख्या बढ़ेगी तो देश की प्रगति भी प्रभावित होती है, क्योंकि व्यक्तियों पर उनके सेवा का अतिरिक्त भार रहता है। अब गिरती हुई अगला प्रश्न 5वां, गिरती हुई पराश्रित अनुपात आर्थिक वृद्धि और समृद्धि का कारक माना जा रहा है। वही बात, उसी का उल्टा, यानी अगर वृद्धों की संख्या, बच्चों की संख्या कम रहेगी, कार्यशील जनसंख्या ज़्यादा रहेगी, तो उत्पादन, देश की आर्थिक प्रगति होगी, काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी तो ज़्यादा उत्पादन बढ़ेगा, ज़्यादा उत्पादन बढ़ेगा तो देश की उन्नति होगी। तो इसलिए गिरती हुई पराश्रित अनुपात देश में वृद्धि और समृद्धि का कारण बनता है। 6वां है, अकाल के क्या कारण है? अकाल का मतलब होता है भूखमरी।
यानी जब अन्न की पैदावार कम हो जाती है तो भूखमरी की स्थिति उत्पन्न होती है, या बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ने लगे, या हमारे पास पैसा ही नहीं है कि हम खरीद सकें, वह भी एक कारण बन जाता है अकाल का। अब अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, उस प्रदेश का नाम बताइए जिसमें अभी भी TFR यानी संपूर्ण प्रजनन दर बहुत अधिक है। संपूर्ण प्रजनन दर यानी बच्चों की संख्या ज़्यादा बढ़ना, प्रजनन संख्या। TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट कहाँ का ज़्यादा है, उसमें जैसे बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर टोटल फर्टिलिटी रेट यानी ज़्यादा प्रजनन दर, संपूर्ण प्रजनन दर बहुत अधिक है। अब है अगला प्रश्न 8वां, जनसांख्यिकीय आंकड़ों का क्या महत्व है। तो जनसांख्यिकीय आंकड़ों को एकत्र करके उसके हिसाब से ही राज्य की नीतियाँ बनती हैं, आर्थिक विकास और जन कल्याण संबंधी नीतियाँ बनती हैं और उसे कार्यान्वित किया जाता है। इसीलिए जनसांख्यिकीय आंकड़ों का ज़्यादा महत्व होता है और हर 10 वर्ष के बाद जनगणना का कार्य किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, स्त्री पुरुष अनुपात से अब आप क्या समझते हैं। यानी स्त्री पुरुष अनुपात का मतलब है 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की कितनी संख्या है, इसी को कहते हैं स्त्री पुरुष अनुपात। जैसे मान लो किसी विशेष क्षेत्र में 1000 पे, हर 1000 पुरुषों पे कितनी स्त्रियां हैं। जैसे भारत के अंदर 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुष पे 943 स्त्रियां हैं, तो उसी को कहेंगे स्त्री पुरुष अनुपात। प्रतिस्थापन स्तर से क्या तात्पर्य है। प्रतिस्थापन स्तर यानी यह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बूढ़े लोग मरते हैं, जब जो वृद्ध व्यक्ति हैं वो मरते हैं तो उनके खाली स्थान को भरने के लिए उतने ही नए बच्चे पैदा हो जाते हैं, उसी को कहते हैं प्रतिस्थापन स्तर। यानी एक के स्थान पे उसके स्थान को भरने के लिए कोई दूसरा आ जाए, तो उसी को कहते हैं प्रतिस्थापन स्तर। अब आता है 4 नंबर का प्रश्न, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत क्या है। माल्थस ने ही सबसे पहले जनसंख्या का सिद्धांत दिया था, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। तो उनके अनुसार जनसंख्या वृद्धि ज्योमेट्रिक अनुपात में बढ़ती है, यानी गुणोत्तर अनुपात में 2 का 4, 4 से 8, 8 से 16, यानी गुणित अनुपात में, इसको कहते हैं ज्योमेट्रिक अनुपात, ऐसे बढ़ती है। जबकि खाद्य उत्पादन में वृद्धि गणितीय अनुपात में, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 यानी एडिशन, योगात्मक रूप में बढ़ती है। इससे जनसंख्या व खाद्य सामग्री में असंतुलन पैदा होता है, यानी जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ती है उस अनुपात में खाद्य का उत्पादन नहीं हो पाता। तो यही है जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत, यानी समृद्धि बढ़ाने के लिए जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जाना जरूरी है। अब इसमें और जोड़ सकते हैं हम कि जनसंख्या को कैसे रोका जा सकता है, वृद्धि को, जनसंख्या वृद्धि को। तो माल्थस ने बताया कि 2 तरीके हैं। एक तो है प्राकृतिक निरोध, यानी जो प्रकृति अपने आप कंट्रोल करती है, जैसे अकाल पड़ गया,
भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, कोई एपिडेमिक बीमारी आ गई, बाढ़ आ गई, तो ये इसकी वजह से, इसके कारण जनसंख्या बहुत भारी संख्या में लोगों की मृत्यु होती है, क्षति होती है। तो उससे जनसंख्या नियंत्रण होता है। और दूसरा है कृत्रिम निरोध, यानी मनुष्य अपने तरीके से उसको रोकने की कोशिश करता है। जैसे बड़ी उम्र में विवाह करने से, ब्रह्मचर्य का पालन करने से और दवाओं वगैरह के प्रयोग से जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया जा सकता है। वह शिशुलिंग अनुपात गिरने का कारण लिखिए। शिशुलिंग अनुपात में माने पर 1000 पुरुषों पर बच्चों पर लड़कियों की संख्या कम होना, यह क्यों है? क्योंकि कुपोषण, एक तो कुपोषण है, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों पर कम ध्यान दिया जाता है, उनको उचित आहार नहीं मिल पाता, संतुलित आहार नहीं मिल पाता, इससे वह उनकी मृत्यु दर ज़्यादा होती है लड़कियों की। दूसरा है बालिका विवाह। बालिका मतलब कम उम्र में शादी कर देने से तमाम प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो गर्भ में ही पता चल जाता है कि अगर लड़की है तो उसको एबॉर्शन करवा देते हैं, यानी भ्रूण हत्या करवा देते हैं। तो इसकी वजह से शिशुलिंग अनुपात गिरता जाता है। ये अब अगला प्रश्न है, कम शिशुलिंग अनुपात का क्षेत्र विभिन्नता का वर्णन करिए। अब क्षेत्र विभिन्नता में जहाँ लोग ज़्यादा साक्षर हैं, संपन्न लोग हैं, वहाँ पे शिशुलिंग अनुपात कम है। जैसे हरियाणा है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, यहाँ शिशुलिंग अनुपात कम है, और जबकि केरल में शिशुलिंग अनुपात ज़्यादा है। अब क्वेश्चन नंबर 4, जेंडर, क्षेत्रों और सामाजिक समूहों की साक्षरता में बहुत अंतर होता है। यानी जेंडर, देखिए जेंडर का मतलब है स्त्री पुरुष। अब पुरुषों की साक्षरता ज़्यादा होती है जबकि स्त्रियों की कम, क्योंकि उनके साथ भेदभाव होता है कि लड़कियां क्या करेंगी, दूसरे के घर जाना है, एक पहला कारण। दूसरा कारण ये कि पढ़ लिख के क्या करेंगे, उनको तो घर के अंदर का काम करना है। तो ये सब सोच, ये मानसिकता उनके साक्षरता यानी शिक्षित होने में बाधा उत्पन्न करती है। क्षेत्र यानी जहाँ अविकसित, जहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, शिक्षा के संस्थान कम हैं, तो वहाँ पर साक्षरता कम है। और जो संपन्न जगह हैं, जो संपन्न प्रदेश हैं, राज्य हैं, वहाँ की साक्षरता वहाँ पे ज़्यादा है। अब आता है अगला, सामाजिक समूह। सामाजिक समूह का मतलब, जैसे अब मान लो कि जो उच्च वर्ग है, संपन्न वर्ग है, वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके पास सुविधा है, पैसे हैं, तो उनमें ज़्यादा साक्षर लोग हैं। और जबकि जो गरीब व्यक्ति है वो अपने बच्चों को उतना कमा नहीं पाता, अकेला व्यक्ति, तो बच्चे, औरतें सभी मिल के काम करते हैं। तो उस समय जब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती तो बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते, यानी पढ़ने लिखने का समय नहीं मिल पाता उनको, इसलिए भी साक्षरता कम होती है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने 2 नंबर और 4 नंबर के प्रश्नों को हल किया। 6 नंबर के प्रश्न जो हैं, अब आप अपने इसी में से छांट के, यानी सपोर्ट मटेरियल से
अंदर इसके चैप्टर के अंदर ही मिल जाएगा सारे प्रश्नों का उत्तर। जो ना समझ में आए आप उसको व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हो। तो आज ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब 1-2 दिन के बाद दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। धन्यवाद।